दोस्तों, जैसे जंग के हर एक मैदान में हर एक अस्त्र शस्त्र की अपनी एक ताकत होती है, अपनी एक पावर होती है। उसी तरह केमिस्ट्री की दुनिया में हर एक एलिमेंट्स की अपनी एक शक्ति है। उन शक्ति को जानेंगे इस वीडियो में, बहुत ही मजेदार तरीके से जानेंगे। और पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं और बहुत ही खास तरीके से करूंगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया। क्योंकि शुरू में क्या हुआ था कि तत्वों की संख्या कम थी तो आसानी से उनकी जानकारी हम कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, खोज होती गई, उसी तरह उसकी जानकारी जो है हमको करने में कठिनाई होती थी। तो वैज्ञानिक क्या किए कि सभी तत्वों को क्या किए, एक ग्रुप में बांट दिए और यानी समान गुण वाले तत्वों को एक ग्रुप में रख दिए। अब इससे क्या हुआ कि अगर उस ग्रुप में किसी एक तत्व की आपकी जानकारी हो गई तो सभी तत्वों की जानकारी आपको हो जाएगी। तो इसलिए जो है तत्वों का वर्गीकरण किया गया। अब आइए दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो है तत्वों को बांटने का काम किसने किया था। तो सबसे पहले तत्वों को बांटने का काम लेवोजियर ने किया था। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो तत्व होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक धातु के रूप में यानी मेटल के रूप में और एक अधातु यानी नॉन मेटल के रूप में। ठीक है, उन्होंने धातु और अधातु के कुछ प्रॉपर्टी बताए। देखिए क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो धातु होते हैं उनमें चमक का गुण होगा, तन्यता का गुण होगा और आघात वर्धनीयता का गुण होगा। अब देखिए चमक का मतलब तो समझ रहे हैं। देखिए तन्यता क्या होता है, तन्यता का मतलब कि जिसमें जो है लमड़ने का गुण होगा। जैसे रबड़ को देख लीजिए, रबड़ को क्या करेंगे आप, जितना फैलाएंगे वो उतना फैलता जाएगा, तो ये तन्यता हो गया। आघात वर्धनीयता क्या हो गया कि एक एग्जांपल से समझिए, एक पत्थर को ले लीजिए और एक मार्कर को ले लीजिए और दोनों को क्या कीजिए, पीटिए। देखिए सबसे पहले जो है कौन टूटेगा, तो जो सबसे पहले देखिए मार्कर ही टूटेगा, क्योंकि मार्कर क्या है उससे थोड़ा सा गुण जो है वो कम है और उस पत्थर में जो है आघात वर्धनीयता का गुण ज्यादा है, तो वो हमारा सेंस आघात वर्धनीयता का उसमें होता है। इन्होंने लेवोजियर ने धातु का ये गुण बताया था, लेकिन इसी का उल्टा उन्होंने अधातु को बताया कि जिसमें चमक नहीं होगी, तन्यता नहीं होगी और आघात वर्धनीयता नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई, जैसे जैसे तत्व आगे बढ़ते गए, अब देखा कुछ वैज्ञानिकों ने कि धातु के भी गुण होते थे कुछ तत्वों में और उसमें अधातु के भी गुण होते थे। तो जिस तत्व में धातु के और अधातु के गुण होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं उपधातु यानी मेटलॉइड बोलते हैं। अब उपधातु की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो ये 7 होती है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इन 7 में से कोई एक आपको ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से उपधातु होते हैं कौन से। तो याद रखिएगा, देखिए उपधातु कौन कौन है, तो पहला बोरॉन है, दूसरा सिलिकॉन है, तीसरा जर्मेनियम है, चौथा आर्सेनिक है, पांचवा हमारा एंटीमनी है, सातवां हमारा देखिए पांचवा छठा हमारा है टेलिडियम और सातवां हमारा है पोलोनियम। तो ये 7 तरह के उपधातु हैं। अब ये फेल कैसे हो गए, जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई, इन्होंने बोला कि तत्वों में चमक होगी, तन्यता होगी, आघात वर्धनीयता होगी, उसको धातु बोलेंगे, और जिसमें जो है यह गुण नहीं होगा यानी चमक नहीं होगा, तन्यता नहीं होगा, आघात वर्धनीयता नहीं होगा, वो हमारा अधातु होगा। लेकिन देखिए एग्जाम्पल में देखिए ग्रेफाइट जो है एक प्रकार का अधातु है, लेकिन वो उसमें जो है चमक का गुण होता है। तो लेकिन लेवोजियर क्या कहते हैं कि ऐसे तत्व जो अधातु होंगे उसमें जो है न चमक होगा, न तन्यता होगा, न आघात वर्धनीयता होगा। लेकिन ग्रेफाइट जैसे ही आगे खोज हुई तो इनके नियम को जो है वो क्या कर दिया, फ्लॉप कर दिया यानी फेल कर दिया। तो इस तरह से जो है लेवोजियर जो अपना नियम दिए थे तत्वों को धातु और अधातु के रूप में, वो हमारा ये गलत हो गया। अब तत्वों का विस्तृत रूप से वर्गीकरण किसने किया, सबसे पहले तत्वों का जो वर्गीकरण किए थे सबसे पहले डोबेनियर साहब आए थे। डोबेनियर के बाद न्यूलैंड्स ने किया था, न्यूलैंड्स के बाद हमारे मेंडलीफ आए और मेंडलीफ के बाद जो आज के डेट में हम लोग पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं, जिसको बोला जाता है आधुनिक आवर्त सारणी, उसको मोस्ले ने बहुत ही अच्छे से यानी इन सभी के गलतियों को छुपा सारे गलतियों को सुधार कर एक नया पीरियोडिक टेबल बना जिसका नाम पड़ा आधुनिक आवर्त सारणी। तो उसको अच्छे से समझ रहे हैं, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही बेसिक से बताऊंगा ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कभी भी दिक्कत ना हो। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले अब जान जाते हैं कि लेवोजियर के बाद सारे वैज्ञानिक एकदम एक्टिव हो गए, सब जागरूक हो गए कि बाप रे लेवोजियर ये सब कर सकता है तो हम कहा नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो है वैज्ञानिक अपना अपना तत्वों का वर्गीकरण करना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले विस्तृत रूप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो देखिए कुछ क्रम याद कर लिए ताकि आपको जो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछे तभी दिक्कत नहीं होगा। इससे देखिए तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले डोबेनियर ने किए थे।
कब किए थे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1829 में किए थे। और डोबेरिया ने जब तत्वों का वर्गीकरण किया था तो उनका आधार क्या था, उनका बेस क्या था, तो वे क्या किए, त्रिक नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायड, यानी ये 3 ग्रुप में बांट दिए। इन देखिए डोबेरिया का जो नियम है, इन्होंने जो ट्रायड नियम दिया था, उस ट्रायड नियम को अच्छे से समझेंगे। पहले आप समझ जाइए कि तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया और उसके बाद कौन किया, फिर कौन किया, फिर कौन किया। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा कि तत्वों का वर्गीकरण मोस्ले ने कब किया था, तो आपसे कभी कभी सन भी पूछ लेता है, तो पहले ये क्लियर करिए। देखिए तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले डोबेरियन 1829 में, और इनका जो आधार था वो कैसा था, त्रिक नियम था। दूसरे डोबेरियन के बाद हमारे यहाँ न्यूलैंड्स ने कब किया था अपना अष्टक नियम, देखिए ये 1863 में किए थे, और इनका जो तत्वों का वर्गीकरण था वो अष्टक नियम था। अष्टक नियम क्या था, वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखिए न्यूलैंड्स के बाद फिर आए हमारे मेंडलीफ क्या किए थे कि तत्वों को जो वर्गीकरण किया था 1869 में। मेंडलीफ ने ही तत्वों का सबसे पहले जो है आवर्त सारणी तैयार किया था। वर्गीकरण तो सबसे पहले डोबेरियन ने किए थे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तत्वों का आवर्त सारणी यानी सारणी किसने बनाया था, तो मेंडलीफ ही बनाए थे। तो इनको थोड़ा सा जो है फेल तो ये भी हुए, लेकिन इनको जो है तत्वों को आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले आवर्त सारणी को जो है मेंडलीफ ने ही बनाया था। इनके जो तत्वों का वर्गीकरण वो भी फेल हो गया था। क्या कारण थे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण कब किया, और ये जो तत्वों का वर्गीकरण किए थे उनका आधार था परमाणु भार। देखिए परमाणु भार से ये दोनों भी किए थे, ठीक है, लेकिन इनका जो आधार था वो ट्रायड नियम था, ये अष्टक नियम था। और जो मेंडलीफ अपना जो तत्वों का वर्गीकरण किए थे वो किस आधार पर किए थे, तो परमाणु भार के आधार पर। जो हमारे नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है मोस्ले ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण 1913 में किया था, और इनका जो आधार था वो परमाणु संख्या था। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो तत्वों का वर्गीकरण है वो किस आधार पर था, तो वो परमाणु संख्या के आधार पर। अक्सर बच्चे जो है परमाणु भार मान के चल जाते हैं, तो याद रखिए परमाणु भार किसका आधार था, तो वो मेंडलीफ का था, न्यूलैंड्स का भी था और डोबेरियर का था। इसीलिए ये तीनों क्या हो गए, फेल हो गए। क्योंकि जब परमाणु भार के आधार पर जब खोजा गया तो कई तत्वों को क्या किया गया, जिनका परमाणु भार कम था उनको पीछे रखा गया, और जिनका अधिक था वो आगे हो गया। तो कई तरह के इसे कारण है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि डोबेरियन 1829 में ट्रायड नियम उनका आधार था। डोबेरियन के बाद न्यूलैंड्स हैं, कब के न्यूलैंड्स ने 1863 में, और उनका जो तत्वों का वर्गीकरण था उस कैसा था, अष्टक था। तीसरा जो हमारे मेंडलीफ है 1869 में, उनका जो आधार था तत्वों का वर्गीकरण वो परमाणु भार था। चौथे हमारे मोस्ले हैं, जो आज के डेट में हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो मोस्ले के ही देन है। इन्होंने 1913 में, और जो उनका तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार था वो परमाणु संख्या था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है तत्वों का वर्गीकरण ये चारों वैज्ञानिक अपना अपना आगे आने वाले समय में करते हैं। अब आइए दोस्तों एक एक करके चलते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले डोबेरियन ने किया था। अब डोबेरियन का क्या नियम था, जो ट्रायड का जो नियम दिए थे वो नियम क्या थे, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले डोबेरियन जो है जर्मनी के रहने वाले थे, इस बात को समझिए, क्योंकि कई बार अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि डोबेरियन कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। अब इनका जो डोबेरियन का जो त्रिक नियम था, क्या नाम था, इन त्रिक नियम को हम लोग ट्रायड नियम के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, ट्रायड के नाम से जानते हैं। अब त्रिक नियम क्या था, तो इन्होंने क्या किया कि शुरुआत के कुछ तत्वों को क्या कर लिए, अपने ग्रुप में बांट दिए। यानी वो ग्रुप क्या किए, वो 3 ग्रुप में बांटे, यानी कहने का मतलब कि वो 3 समूह में बांट दिए। 3 तत्वों को क्या किए, वो 3 समूह में बांट दिए। इस तरह उनके समय जो तत्वों पे खोज किए थे वो केवल 9 तत्वों पे ही जो है अपना नियम लगाए थे, बाकी सब तत्वों पर जो है वो नियम फेल हो गया था। इसलिए जो है डोबेरियन का जो त्रिक नियम था वो बाद में चलकर जो है असफल हो गया, क्योंकि कुछ तत्वों पे ही अपना नियम लागू किए और बाकी के सभी तत्वों को ऐसे ही मान लिए कि ऐसे नियम उनके उन सभी तत्वों पर क्या होगा, लागू होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो समझिए सबसे पहले त्रिक नियम क्या था। तो ये क्या किए थे कि 3 तत्वों को 3 समूह में बांटा। क्या किए, 3 तत्वों को 3 समूह में बांटा। इस तरह से उनके नियम में टोटल 9 तत्वों पे जो है लागू हुआ। बाकी जैसे ही आगे तत्वों में वो चीज लागू किया गया तो उस पर ये लागू नहीं हो रहा था। तो कैसे किए, इन्होंने बताया कि मान लीजिए कि लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो लिथियम का परमाणु भार 7 है, सोडियम का परमाणु भार 23 है और पोटेशियम का परमाणु भार 39 है। तो इन्होंने बोला कि जो पहला और जो तीसरा तत्व है, इन दोनों तत्वों का जो परमाणु भार होता है, देखिए दोस्तों, इन दोनों तत्वों का परमाणु भार, देखिए दोनों तत्वों के परमाणु भार का जो औसत होता है वो बीच वाले तत्वों के परमाणु भार के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए 39 ये हो गया 46/2 कट फीट के तुम्हारा। देखिए
तो इस तरह से जो है ये तत्वों का जो परमाणु भार हुआ वो बीच वाले तत्वों के भार के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये हमारा डोबेनियर का त्रिक नियम था। एक बार फिर से समझ लिए। इन्होंने बताया कि पहले तो तीन तीन तत्वों को तीन समूह में बांट दिए। अब तीन समूह में बांटने में बोला कि पहला जो तत्व है उनका परमाणु भार और जो तीसरा तत्व है उनका परमाणु भार अगर दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दे, तो कभी भी किसी संख्या को जितने संख्या से हम भाग देते हो तो औसत निकलता है। तो पहले और तीसरे तत्वों का जो औसत भार होगा वो बीच वाले तत्वों के भार के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कुछ नियम, ये कुछ तत्वों पर ही जो ये नियम लागू होता है, बाकी सब पे लागू नहीं होता है। इसलिए डोबेनियर का जो त्रिक नियम हुआ है वो बाद में चलकर असफल हो गया। एक पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे पहले प्लेटिनम को जो है उत्प्रेरक के रूप में, अब ये उत्प्रेरक क्या होता है, तो अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो सबसे पहले प्लेटिनम को खोजा था उत्प्रेरक के रूप में किसने, तो याद रखिएगा डोबेनियर ने। इसके बाद डोबेनियर के बाद हमारे आए थे न्यूलैंड्स, उनके नियम को हम समझ। देखिए दोस्तों, जैसे ही डोबेनियर के जो ट्रायड नियम थे वो असफल हो गए। असफल होने के बाद न्यूलैंड्स जो है अपना एक तत्वों का वर्गीकरण का एक नया तरीका से जो उन्होंने एक खोज की। तो वो तरीका क्या था, तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा उस समय तत्वों की संख्या 56 थी। और न्यूलैंड्स ने भी तत्वों का जो वर्गीकरण किया था उनका बेस क्या था, आधार क्या था, तो वे परमाणु भार के क्रम में किए थे। तो सबसे पहले ये तो उनको सोचना चाहिए कि डोबेनियर ने भी क्या किया था कि तत्वों को जो क्रम में किया था, वो सजाने का जो उनका क्रम था वो परमाणु भार के ही था। इसीलिए उनकी जो नियम थे, जो ट्रायड नियम थे, वो असफल हो गए। कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि वो परमाणु भार के क्रम में सजाए थे, जिसकी वजह से उनका जो है ट्रायड नियम वो असफल हो गया। ये भी गलती वही की है, क्योंकि ये तो हो गया जैसे जैसे वो चल रहा है वैसे वैसे हम भी क्या करेंगे, पीछे पीछे चलते रहेंगे। कुछ नया थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाए होते तो ये परमाणु भार के क्रम में न सजाकर क्या करते, परमाणु संख्या के आधार पर सजाते। तो आज जो हम लोग जो है मेंडलीव का और जो मोस्ले का जो पढ़ रहे हैं हम लोग को नहीं पढ़ा, लेकिन गलती किए। गलती जो करेगा सुधार होगा तभी तो नया आएगा। तो गलती होना भी जरूरी है, अगर गलती नहीं होता तो फिर उसमें सुधार कैसे होता। ठीक है दोस्तों, तो बात है, तो न्यूलैंड्स जो है अष्टक नियम टोटल 56 तत्व थे और उनको सजाया था परमाणु भार के क्रम में। न्यूलैंड क्या किए थे कि न्यूलैंड जो है अपने तत्वों का जो वर्गीकरण कर रहे थे इस संगीत के स्वर में किए। संगीत के स्वर कहने का मतलब कि संगीत के 7 स्वर होते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नी। आगे जो सा आ रहा है वो इस तत्व से क्या हो रहा है, यानी इस संगीत से उनका जो है मिलता जुलता था। तो ये क्या कर दिए, संगीत के स्वर में ही तत्वों का वर्गीकरण कर दिए। जैसे इन्होंने सबसे कम द्रव्यमान वाली संख्या से शुरू किए, तो ये हाइड्रोजन से शुरू किए। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। इसी तरह जो टोटल जो तत्व थे 56। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में सबसे आखिरी वाला तत्व कौन सा, तो याद रखिएगा थोरियम। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में सबसे अंतिम वाला तत्व कौन सा होता है, तो थोरियम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे सजा। तो न्यूलैंड्स का है कि जो पहला तत्व होता है, जैसे संगीत के स्वर में देखिए सा रे ग म प ध नी, आगे जो आएगा वो सा, तो वो सा देखिए ये वाला है। तो 8वां जो सुर था वो पहले सुर से क्या हो रहा था, मिलता जुलता था। तो न्यूलैंड्स भी अपने तत्वों को उसी क्रम में क्या कर दिए, सजा दिए। तो देखिए हाइड्रोजन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यह, यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन का जो गुण है वो फ्लोरीन के गुण के क्या होता था, समानता पाया गया। इसी तरह लिथियम पे गए तो देखिए लिथियम का जो समानता है वो सोडियम से, इसी तरह बेरिलियम का जो समानता है वो मैग्नीशियम से, इसी तरह बोरान का जो है एल्युमिनियम से, कार्बन का है सिलिकॉन से। तो इसी तरह मिलते गए। तो उनको लगा कि जितने भी 56 तत्व हैं सब इसी आधार पर मिलेंगे। लेकिन देखिए वो तो सोच लिए कि जैसे ही तत्वों के जो हम संगीत के स्वर में सजा रहे थे, तो 8वां जो तत्व था वो पहले के तत्वों से कहीं से भी शुरू कीजिए। अगर हम लिथियम से शुरू करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये पहला तत्व और ये 8वां तत्व। तो पहला तत्व और 8वां तत्व के गुणों में क्या हो रही थी, समानता थी। लेकिन इनका कहां तक नियम लागू हुआ, तो वो केवल कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद जो तत्व आ गए, देखिए यहाँ से अगर हम गिनेंगे, देखिए इनका गुण अगर इनसे मिलना चाहिए तो देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहला जो तत्व है वो 8वें तत्व से नहीं मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले देखिए हाइड्रोजन का तत्व देखिए 8वें तत्व से मिल रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहला जो तत्व है अपने 8वें तत्व से मिल रहा है। लेकिन कैल्शियम के बाद कोई भी तत्वों पर इनका जो ये अष्टक नियम लागू नहीं हो रहा था। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण क्या था, इस न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में ये कोबाल्ट और निकिल को क्या किए, हैलोजन परिवार के साथ रख दिए। क्या किया दोस्तों, हैलोजन परिवार के साथ, जबकि इनको कोबाल्ट और निकिल को जो है फेरम के साथ रखा जाना चाहिए।
क्योंकि ये गुण तो इनका हाइड्रोजन परिवार का नहीं है, इसका गुण जो है फेरम के साथ रखना है, आयरन के साथ रखना। लेकिन न्यूलैंड्स क्या करती है, कोबाल्ट और निकेल को हाइड्रोजन परिवार में रख दी। ये सबसे बड़ा गलती था। दूसरा गलती क्या था कि न्यूलैंड्स जो बोल दिए कि 56 तत्वों के जो आगे जो है तत्वों की खोज होगी ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि अभी तक जो है टोटल तत्वों की खोज कितना हो चुकी है, 18 हो गई, तो इसलिए ये असफल हो गए। और इनके और कारण थे, ये केवल तत्व यानी हल्के तत्वों पर खोज किए, भारी तत्वों पर खोज नहीं किए। एक बार और समझ लीजिए, न्यूलैंड्स क्या किए, संगीत के स्वर में तत्वों को सजा दिए। जो पहला जो तत्व होता था वो 8वें तत्वों के समानता होती थी, लेकिन ये न्यूलैंड का जो अष्टक नियम कौन से तत्वों तक लागू होता था, वो केवल कैल्शियम तक लागू होता था। उसके बाद किसी भी तत्वों पर इनका ये नियम लागू नहीं होता था। और इससे पे क्वेश्चन मैंने बता दिया कि थोरियम न्यूलैंड के अष्टक नियम का सबसे अंतिम तत्व है। क्लियर है। दोष क्या था कि ये केवल कैल्शियम तक ही लागू होते थे, उसके बाद लागू नहीं होते थे। दूसरा दोष था कि कोबाल्ट निकेल को हाइड्रोजन परिवार के साथ रख दिए, जबकि इनको रखना चाहिए फेरम के साथ। तीसरा था कि न्यूलैंड्स ने बताया केवल ये हल्के तत्वों पे लागू होते हैं, भारी तत्वों पर लागू नहीं होते हैं। चौथा इन्होंने बताया कि न्यूलैंड्स ने बताया कि 56 तत्वों के बाद जो है आगे तत्वों की खोज नहीं होगी। तो इस तरह से जो है न्यूलैंड्स की अष्टक नियम आपका कंप्लीट हो गया। और उम्मीद करूंगा कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट मैंने जितना भी इस वीडियो में बताया आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया होगा तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मेंडलीफ और मोसले का, जो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी